हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट सीखा था, कौन सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? तो जैसे मान लो मैंने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उस इवेंट पे मैंने एक कंडीशन लगा दी। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, मतलब पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं और उस पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूँ, अब मैंने क्या करा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे अभी भी, लेकिन मैंने उस पर एक कंडीशन लगा दी कि हमारा डाइस जो है वो हमेशा 4 से बड़ा नंबर शो करता है। क्या करता है? 4 से बड़ा नंबर शो करता है, यानी कि 5 और 6 शो करता है सिर्फ। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जब मैं कंडीशन लगाता हूं तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो पहले आ रही थी वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कंडीशन लगा भी रहे हो ना, तो जो प्रोबेबिलिटी पहले आती थी बिना कंडीशन के, वही प्रोबेबिलिटी अब आएगी। तो इस तरह के इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। लेकिन इसको प्रूव कैसे करा जाएगा, तो हम इस वीडियो में वो सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। देखते हैं कैसे प्रूव होगा। मान लो ए और बी हमारे दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन के साथ निकाल रहा हूं, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। ऐसे निकाल सकते हो आप इक्वेशन में। लेकिन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी तो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अभी मैंने समझाया, ए और बी अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए के ऊपर बी की प्रोबेबिलिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं पी ए निकालूं बी कंडीशन के साथ तो भी वो पी ऑफ ए के ही बराबर होगा। आप बिना कंडीशन के निकाल लो, उसी की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा ये। तो देखो, ये भी मैंने पी ए बाई बी निकाला, ये भी मैंने पी ऑफ ए बाई बी निकाला, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अरे भाई क्यों इक्वल हो जाएंगे? तो देखिए, अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल का एरिया चाहे मैं हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल लूँ या मैं 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लूँ, ठीक है, तो देखोगे दोनों तरफ से आंसर सेम आता है, फर्क नहीं पड़ता आप किस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, डिपेंड करता है हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ भी मैं पी ए बाई बी निकाल रहा हूँ, यहाँ भी मैं पी ए बाई बी निकाल रहा हूँ। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए हो जाएगा। और इसको उठा के इधर भेज दो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे किसी भी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, उन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा और उनको प्रोडक्ट करके देखूंगा कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर है तो हम बोल सकते हैं ए और बी हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो चलिए इसको लिख लिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पे कैसे प्रूव होते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है इसमें, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड, यानी कि एक सिक्का और एक डाइस दोनों को ऐसे उछाल दिया। अगर मैं दोनों चीजों को एक साथ उछाल दूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? अगर दोनों एक साथ गिर रहे हैं इसका मतलब सिक्के पे एक चीज आएगी और डाइस के ऊपर एक नंबर आएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6, यानी कि ये हेड के साथ हो सकता है या फिर टेल के साथ होगा T1 T2 T3 T4 T5 और T6, यानी कि टोटल ये बनेंगे हमारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो कॉइन में अगर हेड अपीयर है
तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, हेड वाले सारे देख लो, आ गए हेड वाले H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो ये तो आ गए ए में। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है आपका 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई। तो बी में आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट 3 वाले, पकड़ लो 3 वाले ये भाई, यानी H3 और T3। और अब आ जाओ इनका इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है आपका ये H3 इसमें भी है, H3 इसमें भी है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो यानी कि H और 3। अब एक काम करते हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं एक एक करके। पहले निकाल लेते हैं P ऑफ ए। P ऑफ ए का मतलब हो जाएगा ए में कितने एलिमेंट है वो ऊपर और सैंपल स्पेस वाले नीचे, यानी कि N ऑफ ए अपॉन में N ऑफ एस। तो ए में कितने, ए में है 6 और सैंपल स्पेस में कितने 12, तो ये हो गया 1/2। तो P ऑफ ए आया है 1/2। अब P ऑफ बी निकाल लो, P ऑफ बी का मतलब हो जाएगा N ऑफ बी अपॉन में N ऑफ एस। N ऑफ बी यानी 2 और N ऑफ एस का मतलब अगेन 12, यानी कि दिस इज 1/6। अब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ये हो जाएगा N ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में N ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कितने, ए इंटरसेक्शन बी में एक ही है, यानी कि 1/12। अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपको ये चेक करना है इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है या नहीं है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो देखो ये है 1/2, ये है 1/6, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, तो यानी कि हमें पता चल गया भाई P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। और अगर ये वाली चीज आ जाए, therefore we can say A and B are independent event। A and B are independent event। ठीक है बेटा, लिख लो इसे। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट का। अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने प्रूव करा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और यूज करेंगे उस चीज का, उसके रिजल्ट का। तो हमें पता है अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी लिख सकते हो। और हाँ, एक चीज ये भी, ये सिर्फ हैपन में नहीं होता, नॉट हैपन में भी होता है। यानी कि अगर P ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अगर आपको निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो P ऑफ ए नॉट इंटू P ऑफ बी नॉट, यानी कि नॉट पे भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है E और F दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और कहता था प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज दिस, दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम, E and F are two events, independent event, the probability that exactly one of them occur is 11/25। exactly one of them का मतलब होता है बेटा, अगर A हो रहा है तो B ना हो और B हो रहा है तो A ना हो। इसका मतलब ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट प्लस P ऑफ E और F है ना, तो E और F लिखते हैं, E और F, और प्लस E हो, E ना हो रहा हो तो F हो, दोनों में से कोई एक ही हो एक केस में, उसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25, यानी इसकी वैल्यू तो 11/25 है। और क्या रखा है, नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25, यानी कि दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। P ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/25। तो इनका कहना है E और F के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट P ऑफ E इज इक्वल टू एक्स। अगर P ऑफ E इज इक्वल टू एक्स है तो P ऑफ E नॉट कितना हो जाएगा, तो किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से उसे माइनस कर दो तो हो जाएगा 1 - x। इसी तरीके से
हम लेट कर लेते हैं पी ऑफ एफ, इसको मान लेते हैं वाई। तो पी ऑफ एफ नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई। तो अगर पी ऑफ ई को एक्स मानते हैं तो पी ऑफ ई नॉट होता है 1 माइनस एक्स, और पी ऑफ एफ को वाई मानते हैं तो पी ऑफ एफ नॉट होता है 1 माइनस वाई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इस वाली चीज को, इस वाली कंडीशन को आप क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ नॉट प्लस, और इस वाली कंडीशन को क्या लिखोगे, पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ एफ, और इसकी वैल्यू है 11/25। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, पी ऑफ ई की वैल्यू है एक्स और पी ऑफ एफ नॉट है 1 माइनस वाई, प्लस ऐसे यहाँ आ जाओ, पी ऑफ ई नॉट की वैल्यू है 1 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू 11/25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 11/25। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2xy, x प्लस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 11/25। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। इसको जब तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आ जाओ, इधर आ जाते हैं हम इस वाले पे, दूसरा वाला केस पकड़ते हैं, यानी कि ये P ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ एफ नॉट। ना इधर का मतलब है ना तो ये ना तो वो। काम करते थोड़ा सा ऊपर से लिखते ही तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी जगह चाहिए। इसको हम लिख लेते हैं P ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू 2/25। अब यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2/25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे करूँगा तो यही आएगा 1 माइनस वाई, इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2/25। अब इसको उठा के उधर ले जाओ सब, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और इसको उठा के इधर ले आते तो ये बन गया 1 माइनस 2/25। यानी शफलिंग कर दिए, ये सारे उठा के उधर ले गए, हम इसको उठा के इधर ले आए। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 23/25। अब एक इक्वेशन तो ये रही हमारी, एक ये रही। अब इनको सॉल्व कैसे करा जाए, सॉल्व कैसे करा जाए, ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक ये बन गई एक ये बन गई। अब इनको सॉल्व करना है और x और y निकालना है। सोचो कैसे सॉल्व हो सकता है, हाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो करते हैं। इसको आप जब तक लिख लीजिए, मैं ऊपर मिटाता हूँ, मेरे को जगह की जरूरत है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये कितना है 23/25, और दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी x प्लस वाई प्लस माइनस 2xy इज इक्वल टू 11/25, ये है। अब यहाँ देखिए इन दोनों के साइन बदल देते, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और इधर भी साइन बदलना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12/25, 12/25। एक इक्वेशन और बन गई हमारी, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी x इंटू वाई निकला है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ पर, तो देखो क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू
इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 23/25 और प्लस इसको इधर ले गया मैं तो एक्स वाई बन गया ना, तो एक्स वाई की वैल्यू 12/25 तो आ जाएगा आपका 35/25। एक्स प्लस वाई हो गया 35/25। दिस इज एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई 7/5। ठीक है ना, ये एक और इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा। अगर नहीं लिखा बेटा तो पॉज करके पीछे से लिख लीजिए। तो अब मेरे पास दो और इक्वेशन आ गई, नहीं एक ये रही और एक ये रही, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं y निकाल लूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/x माइनस 5, इसको निकाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3 x y पुट इन इक्वेशन 3। यहाँ से y अगर मैं निकाल के यहाँ डाल दूँ तो ये बन जाएगा बेटा x इंटू वाई, y की वैल्यू आ जाएगी 7/5 माइनस एक्स। 7/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12/25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/25। एलसीएम ले लो इसका, 7x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 12/25। इससे कट गया ये 5 बार में। अब इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 25x स्क्वायर प्लस 35x और ये इधर आ जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। और पूरी इक्वेशन को माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 25x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको देखिए मल्टीप्लाई करके तो चाहिए 300 और प्लस करके 35, यानी कि 12 और 15 ना 20 और 15, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन तो आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो बन गया 5x माइनस 4 और दूसरा बन गया 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो केस बन गए, एक ये और एक ये। 5x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख दिया और 5x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5 और 5x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वल रखा जाए तब x आ जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ देखिए हमने x किसको लेट करा था, हमने लेट करा था p ऑफ e को, तो p ऑफ e निकल गया आपका। p ऑफ e की दो वैल्यू आई है 4/5, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है और ना एक से बड़ी वैल्यूज है, तो इसलिए p ऑफ e निकल गया। इसको उठा के यहाँ पुट कर देना, आपको y मिल जाएगा इस वाली इक्वेशन में। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए इसको और p ऑफ f निकाल लीजिए। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो लिखा है, ये देखिए इंडिपेंडेंटली लिखा है ना। तो पता कैसे चलेगा अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट का है नहीं है? तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस नोट कर रखी है मैंने, अगर आपको क्वेश्चन में वो वर्ड्स दिखते हैं तो आप समझ लेना वो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। जैसे पहला आप लिख लीजिए सम स्पेशल कंडीशंस, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम इज सॉल्व या फिर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का होता है। दूसरा होता है हिटिंग अ टारगेट, किसी टारगेट को हिट करने वाला क्वेश्चन आता है, वो भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट से ही है। तीसरा किसी रेस में दौड़ना, यानी आप ये देखेंगे इसमें सिर्फ एबिलिटी की बात होगी, यानी कि रनिंग इन अ रेस। चौथा जैसे अपीयर इन एन एग्जाम,
किसी एग्जाम में अपीयर होना। अब दो बंदे हैं एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो दोनों भाई अपनी एबिलिटी पे ही तो पास होंगे। ऐसा थोड़ी कि ए पास होगा तो बी पास नहीं होगा या बी पास होगा तो ए पास नहीं होगा। ये तो अपनी एबिलिटी पे भाई आपको कितनी नॉलेज है। तो ये जो चीजें हैं, जो एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सब इंडिपेंडेंट इवेंट के होते हैं। जैसे एक और, अपीयर इन एन एग्जाम, अपीयर इन एन इंटरव्यू। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब पता तो चल ही गया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और बी सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये प्रीवियस रिकॉर्ड देख के बात करी गई कि किसी भी, जैसे मान लो ए और बी दो बच्चे थे, किसी ट्यूशन में पढ़ाते थे, और टीचर जब उनको कोई क्वेश्चन देता था तो ए उसको सॉल्व कर देता है, उसके चांसेस 1/2 हुआ करते हैं, और बी सॉल्व करता है 1/3 हुआ करते हैं। अब एक नया प्रॉब्लम आया, अब ये दोनों उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपको ये बतानी है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना। तो पहले तो हम लिख लेते हैं पी ऑफ ए कितना दिया है हमें। पी ऑफ ए का मतलब है 1/2, और ए का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए। पी ऑफ ए इतना है, तो पी ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा 1 - 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। पी ऑफ बी कितना दे रखा है, पी ऑफ बी है हमें 1/3, तो पी ऑफ बी नॉट कितना हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ये हो जाएगा। 1 में से उसे माइनस कर दो। अब पहला क्वेश्चन लिखा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है कोई भी सॉल्व करे, डजेंट मैटर, ए सॉल्व कर रहा हो बी ना करे, बी कर रहा हो ए ना करे, दोनों कर दे, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो जब भी ये लिखा होता है ना द प्रॉब्लम इज सॉल्व, या फिर एटलीस्ट 1 लिखा हो, इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपको पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो ऐसे, ये ए है ये बी है, किसी प्रॉब्लम को ए सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये, किसी प्रॉब्लम को बी सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये। अब मेरे को क्या करना है यार, मेरे को तो ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसका मतलब मेरे को ये पूरा चाहिए ये। तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसको यूनियन ही तो बोलते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो पी ऑफ ए तो ऐसे ही रहेगा, पी ऑफ बी, और जो इंटरसेक्शन है आपका वो बन जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हम इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, दिस इज 1/2 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, हो गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो इनका 6, 3 + 2 - 1 4/6, दिस इज 2/3। तो पहले का आंसर आ गया आपका 2/3। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अभी पिछला क्वेश्चन यही करा हमने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम लिखा था उसमें। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब पी ऑफ ए बट नॉट बी प्लस पी ऑफ बी बट नॉट ए। ये अब ये भी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बन जाएंगे, तो बन जाएंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट और प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए नॉट। पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 और पी ऑफ बी नॉट की वैल्यू 2/3, ये 1/3 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 3/6 प्लस 1/6, दिस इज 4/6 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/3 आ गई। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिखा देते हैं आपको छोटी सी जगह में। थर्ड का मतलब है बोथ ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों ही सॉल्व होने चाहिए। इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, बोथ का मतलब तो यही होता है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 और पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3, 1/2 इंटू 1/3, दिस इज 1/6। और फोर्थ में आपसे पूछा है नन ऑफ देम, दोनों में से कोई सॉल्व ना करे, ये भी पिछले क्वेश्चन में करा हमने। पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये क्या बन जाएगा पी ऑफ ए नॉट
इंटू पी ऑफ बी नॉट, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 2/3, दिस इज 1/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इंडिपेंडेंट इवेंट भी हमारा कंप्लीट होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी एनसीईआरटी से कर सकते हैं प्रैक्टिस, या किसी और रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।